जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि है सामाजिक विज्ञान में हम लोग भाग सेकंड को देखेंगे। इसमें इतिहास से टीजीटी में जितने भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग व्याख्या सहित देखने वाले हैं, जो कि यह होने वाले एग्जाम टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एलटी ग्रेड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन से हड़प्पा स्थल में से एक गर्तावास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दोस्तों कुरनाल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कुरनाल इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुड़ाल स्थल की खोज ये जगपत जोशी और आर एस विशिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा कालीन स्थलों में कुड़ाल से गर्तावास के अवशेष मिले हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट व सोने के गहने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शैली के लाल मृद भांड सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद करना है कि हड़प्पा शैली के लाल मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है कुणाल, यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया है। ये किया गया है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए चीन, श्रीलंका एवं तिब्बत से छात्र यहाँ आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय से वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय में लगभग 8,500 छात्र एवं 1,510 शिक्षक उपस्थित थे। इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक में कौन कौन थे? शीलभद्र थे, धर्मपाल थे, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, ये सभी क्या थे? यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक माने जाते थे। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। तो चहलगानी के सदस्य ये दिल्ली सल्तनत में किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे तुर्क से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। चहलगानी, जो कि 40 दलों का एक गुट था, ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था चहलगानी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि तुर्क से चहलगानी सदस्य जो थे ये संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया चहलगानी को। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। तो चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने मुइज्जू तथा कुतबी अमीरों का वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नवीन शासक वर्ग का गठन किया था, जिसमें इसमें 2 प्रमुख दल थे, तुर्कदास थे और ताजिक थे। ये जो कि 2 प्रमुख क्या थे, इसमें दल माने जाते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसमें तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ स्थित था? ये फतेहपुर सीकरी में है। तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तुर्किश सुल्ताना का महल एक सुंदर लघु आकार की इमारत है। इसमें 1 मंजिल है
तथा स्तंभों पर आधारित बरामदे की योजना है। इसके भीतर दीवार को पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों से सुसज्जित किया गया है। इसका निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। इसकी निर्माण शैली संभवतः पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है। पारसी ब्राउन इसे स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। तो ये एलोरा में है। कहाँ पे है? एलोरा में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो कैलाश मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये एलोरा में स्थित है। ये कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। कला के महान संरक्षक थे ये राष्ट्रकूट नरेश। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ से अभी तक कला की कोई उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, किंतु एलोरा, एलिफेंटा, जगदेश्वरी, मंडलेश्वरी में राष्ट्रकूट कला के महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं। इनमें से एलोरा तथा एलिफेंटा अपनी गुफा स्थापत्य, मूर्ति कला या मूर्ति शिल्प तथा चित्रकला के लिए विख्यात है। शासकीय संरक्षण में एलोरा में शैव धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिनकी संख्या 17 बताई गई है। यहाँ से प्रमुख गुफा मंदिरों अथवा मंडपों में रावण की राखाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, सीता की नहानी अथवा घुमरलेड़, देववाड़ा, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि के विशेष रूप से उल्लेखनीय, जो कि कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित बरह स्नान गृह का एक समूह यानी कि सेट मिला है? ये कहां से प्राप्त किया गया है? ये प्राप्त किया गया है दोस्तों लोथल से। कहां थे? लोथल से। ये लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि ये बंदरगाह के लिए फेमस है लोथल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल की सभी सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है, जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ RS राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहां 2 मील के घरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित थी। नालियों एवं नरमुखों के अत्युत्तम प्रबंधन देखने को मिलता है। इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित बरह स्नान का एक सेट मिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि अरुमोलिवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? ये था राजा का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। राजा का नाम अरुमोलिवर्मन, ये जो कि चोल साम्राज्य का नाम है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरिमोलिवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। राज प्रथम के शासनकाल से चोलों की विस्तृत विजय और समृद्ध का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके शासन के 19वीं वर्ष में उत्कीर्ण तंजाउर अभिलेख में इनके युद्धों का वर्णन किया गया है। राज प्रथम की महत्तम उपलब्धि तथा नौसैनिक पराक्रम का उदाहरण लक्षद्वीप एवं मालदीव समूह के 1200 द्वीपों को जीतना था। राज प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कलिंग तथा श्रीलंका यानी कि लंका, उत्तरी लंका को जीत लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों को संग्रहण को नियंत्रित करता था? ये था समहर्ता। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। तो ये जो समहर्ता होता था, ये जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। ये अपने प्रांत के अधिकारी होता था संहर्ता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख माना जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ दिए गए हैं।
इसमें है समहर्ता। समहर्ता ये जो कि राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, समहर्ता। संधिदाता, संधिदाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, संधिदाता। सेनापति यह युद्ध विभाग का मंत्री होता था, सेनापति। युवराज यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो युवराज कौन होता था? ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। और प्रदेष्टा, प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश माना जाता था। उसके बाद आता है व्यवहारिक। व्यवहारिक ये जो कि दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा सबसे प्राचीन था। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीन है अशोक के स्तंभों में। यह है दोस्तों रुमनदेई स्तंभ लेख। रुमनदेई स्तंभ लेख ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। रुमनदेई स्तंभ लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन है। इस स्तंभ पर खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में है और बाएं ओर से दाएं ओर पढ़ा जा सकता है। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था तथा उसने यहाँ पर अर्चना की तथा गांव के धार्मिक कर को माफ कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनवाया गया था। ये था गुजरात के स्मरण में बनवाया गया था, गुजरात विजय के स्मरण में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो कि सीढ़ियों से युक्त है। यहाँ पर 134 फीट ऊंचा यह दरवाजा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1572 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। 1601 ईस्वी में आसीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई थी, इसीलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। ये हुआ है सुर्ख कोतल से। सुर्ख कोतल ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अग्नि मंदिर की प्राप्ति यह सुर्ख कोतल से प्राप्त हुआ है। यह सुर्ख कोतल जो कि जिसे चश्मा ए सिर या सर ए चश्मा भी कहा जाता है, यह बैक्टीरिया के क्षेत्र दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह कुषाणों के शासनकाल के दौरान किए गए स्मारकीय निर्माणों का स्थान है। रबातक शिलालेखों जो कुषाण वंश की वंशावली पर उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यहीं से प्राप्त हुआ इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति सुर्ख कोतल शिलालेख जो कि राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर बनाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय झरोखा दर्शन बंद हो गया था। ये बंद हुआ था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में ये झरोखा दर्शन जो है बंद कर दिया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब जो कि शाहजहां का पुत्र था, जिसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को मुमताज महल की गर्भ से दोहद यानी कि उज्जैन में हुआ था। औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद तथा दूसरा वास्तविक राज्याभिषेक खजुआ और देवराई युद्धों में अपने निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ। औरंगजेब एक धार्मिक मुसलमान था। उसने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त किया, जैसे झरोखा दर्शन के रिवाजों को बंद कर दिया क्योंकि वे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था। ये किसके द्वारा कराया गया था। ये कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19
1919 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था। 1919 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1922 में इंग्लैंड और इलाहाबाद भारत, जो कि ये इलाहाबाद भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा एक साथ संपन्न हुई। 1919 के एक्ट में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के भी प्रावधान किए गए थे, जिससे 1925 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रस्तावित पारित किया गया था कि सिविल सेवाओं के प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन अब तक इंग्लैंड एवं भारत दोनों जगहों पर एक साथ होगा, किंतु इस प्रस्ताव को भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि डाइमेकस एक राजदूत था। डाइमेकस क्या था? यह राजदूत था। सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? ये भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र चेष्ट या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ होता है कि शत्रुओं को नाश करने वाला। इसका एक नाम सिंहसेन भी है। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। मिस्र शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में वहां के आमत्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया गया है कि 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रक्षणी सभा की स्थापना ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में। कलकत्ता में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना बंगाल के कलकत्ता में की गई थी। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म में आए हुए बुराइयों को दूर करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? ये आया था कॉन्स्टेंटिनोपल से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। कॉन्स्टेंटिनोपल से आया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1661 से 1667 ईस्वी के बीच औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुस्लिम शक्तियों के यहाँ से दूत मंडल आए थे। इनमें से मक्का का शरीफ, फारस, बल्ख, बुखारा, कारागार, खीवा, अबिसिनिया और शहर नौज के राजा, बसरा, यमन, मोचा के तुर्क सरदार तथा कुस्तुनतुनिया से केवल एक दूत मंडल 1990 ईस्वी में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ होता है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रमुख तीर्थ कौन कौन से होते थे? तो प्रधानमंत्री और पुरोहित। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। फिर उसके बाद आता है समाहर्ता। समाहर्ता यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेनसांग का भारत यात्रा को क्या उद्देश्य था? तो वेनसांग भारत की यात्रा में इसमें क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका उद्देश्य था
कि बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हर्ष के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री व्हेनसांग, इसका नाम चुआंग च्वांग के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह भारत आया था। व्हेनसांग का जन्म 1600 ईस्वी के लगभग चीन के हेनान प्रांत चीन ल्यू नामक स्थान में हुआ था। इसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थी। इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखना था तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का उनके मूल भाषाओं अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 ईस्वी में उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ है। यह हुआ है सातवाहन के काल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। इसके लिए प्राकृतिक शब्द भूप मिलता है। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में प्रारंभ हुआ था तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा में अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माण का श्रेय प्रदान किया गया है। अमरावती का महास्तूप जैसे महाचैत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ये सातवाहन कालीन स्तूप हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो ये कब किया था? तो ये 1849 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। यद्यपि मुगल सम्राट 1803 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण में लगे रहना था, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उनके दांव स्वीकृत थे। वे गवर्नर जनरल को लोकप्रिय और वफादार नौकर संबोधित करते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल हम्बर्टसन ने बादशाह को यह साफ समझा दिया कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है, और दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने नजर देते समय खड़े होने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपनी दावें और अधिकार छोड़ने को कहा। डलहौजी ने 1849 ईस्वी में सम्राट को लाल किले से हटाने के लिए कहा। बादशाह को उपाधि छोड़ने देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने को कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुराण या धरड़ प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था। तो इसमें रजत का प्रयोग किया जाता था, सिल्वर का। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुराण या धरड़ प्राक मौर्यकालीन और मौर्यकालीन आहत मुद्रा थी, जो चांदी की बनी हुई थी। आहत मुद्रा के लिए मनु स्मृति में पुराण व धरड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य ने आहत मुद्रा को पढ़ तथा काव्यायन ने प्रति शब्द का प्रयोग किया है। पढ़ कार्पासड़ रूपड़ धरड़ आदि चांदी की आहत मुद्राएं थी। सुवर्ण और निष्क सोने की आहत मुद्रा थी, क्योंकि जो मस्क और काकड़ी तांबे की आहत मुद्रा थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल में अभिलेखों में हुआ है। तो इसमें राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेख में हुआ है, इसको जानना है। तो ये हुआ है गुप्त काल में। गुप्त काल में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। गुप्त पीरियड में हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के सिक्कों के अभिलेखों में हुआ है। गुप्त काल शासन का केंद्र बिंदु राजा था। गुप्त शासक महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे।
राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके ज्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे। इन्हें अमात्य कहा जाता था। मंत्रियों का पद अधिकांशतः अनुवांशिकी होता था। एक ही मंत्री के पास कई विभाग होते थे। उदाहरण जैसे हरिसेन 3 पदों सन्निध संधि विग्रह कुमार मात्या एवं महादंड नायक के पद पर आसीन था। जो हरिसेन था, इसके पास 3 पद थे, सन्नि विग्रही, कुमार मात्य एवं महादंड नायक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। ये कितने अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है इसमें, तो इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। इनके नाम इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से हैं? परण्याध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, कुपायाध्यक्ष, आयुधगाराध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, छड़ाध्यक्ष, गौ अध्यक्ष, विविधताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, नवाध्यक्ष, पत्नाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, देवताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष। कौटिल्य के इस ग्रंथ यानी कि अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार के द्वितीय अधिकरण में अन्य अध्यक्षों का भी उल्लेख होता है। अर्थशास्त्र अध्यक्षों की संख्या निश्चित न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को, सभी का आंसर, इसमें कोई भी आंसर नहीं था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है कि संस्कृति काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था। तो इसका लेखक प्रवर सेन द्वितीय था। कौन था? प्रवर सेन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ के नाम, ये प्रवर सेन द्वितीय जो कि इसका अध्यक्ष था, इस ग्रंथ में राम की लंका विजय का विवरण किया गया है। प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक राजवंश का शासक था। इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विष्णु वृद्ध गोत्र विंध्य शक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पश्चात विंध्य शक्ति अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जौना खान किसका प्रथम नाम था। तो जौना खान ये किसका प्रथम नाम था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। ये जो कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ये जौना खान या जूना खान के नाम से फेमस हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खान या जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ग्रहण करके 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। गियासुद्दीन के 5 पुत्र थे, जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा पुत्र था। उसका मूल नाम मलिक फरुखुद्दीन था, जिससे वह जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। 1320 ईस्वी में जब सुल्तान गियासुद्दीन शासक बना तो जूना खान को उलुग खान की उपाधि दी गई थी। उसे अपना युवराज तथा उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस चोल शासक ने मदुरै कोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था। तो ये था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। परांतक प्रथम इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि परांतक प्रथम इसका शासनकाल जो कि 907 से लेकर के 955 ईस्वी तक आदित्य प्रथम का पुत्र तथा उसकी मृत्यु के उपरांत राजा हुआ। यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक तथा अपने वंश का पहला सार्वभौम या सर्वसत्ता संपन्न शासक था। इसने मदुरै को पांड्य शासक राजा सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और बेल्लूर के युद्ध में हरा दिया। मदुरै पर विजय के उपलक्ष्य में उसने
मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसकी अन्य उपाधियां थीं मधुरांतक, वीरचोल तथा संग्राम राघव। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये विविधताध्यक्ष अर्थशास्त्र में किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये चरागाहों का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं। पर्याध्यक्ष जो कि ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष ये बुचड़खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष ये गणिकाओं के अध्यक्ष होते थे। गौ अध्यक्ष जो कि ये पशु विभाग का अध्यक्ष होता था। और विविधता अध्यक्ष ये चरागाहों का अध्यक्ष होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? ये किस सुल्तान को लिखा जाता था? ये सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान शासक था। वह फारसी भाषा का ज्ञाता था तथा गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। वह विद्वानों को सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करता था। प्रत्येक रात 70 विद्वान उसके शैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ है। सिकंदर लोदी के संरक्षण में उसके वजीर मियां भुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का तिब्बत ए सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी के नाम से भी फारसी में अनुवाद किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि मस्जिद भारत में प्रथम मस्जिद तुर्की भाषा में माना जाता है। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है। हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर ध्वंसावशेषों पर हुआ है। पहले यहाँ एक शैव मंदिर था। इसी विष्णु मंदिर को तोड़ करके ऐबक ने दिल्ली व भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो ये था बैरकपुर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर यानी कि मुर्शिदाबाद के निकट ये बैरकपुर है। यहाँ अपने साथियों के साथ 29 मार्च 1857 को एजुटेड लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार करके विद्रोह किया था। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस घटना से चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? ये था इलाहाबाद अधिवेशन में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। बंगाल विभाजन घोषणा के तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खान तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल जिसके अधिकांश सदस्य अविभाजित वर्ग के थे, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले और 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि ये 1930 अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। तो इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुल करके विरोध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि कलिंग तुपरड़ी का लेखक कौन था? तो इसके लेखक जय गोंडन थे। कौन थे? जय गोंडन ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चोल राजाओं का शासनकाल तमिल भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जययोंगोंडम वह चोल शासक कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था और उसने कलिंग तुपर्डी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें तुलोंगतुंग ने कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया है। कुतोलुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन हुआ जिसे तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो ये बराहमा शिलालेख ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक का इतिहास मुख्यतः उस अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता पाई थी, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंटल महोदय ने खोजा गया था। अभिलेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था। अशोक अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि उसका मूल संयम है लोग अपने सांप्रदायिक प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? ये था नदी सरस्वती थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि थानेश्वर के वर्धनों ने का क्रम जो कि विस्तृत इतिहास प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। वस्तुतः वह इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन का एक शक्तिशाली राजा था। अपनी स्वतंत्र स्थिति को सूचित करने के लिए उसने ही परम भट्टकर तथा महाराजाधिराज जैसी सम्मानपरक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थीं, जिसमें यशोमती उसकी प्रधान रानी थी। यशोमती प्रभाकर वर्धन की क्या थी? प्रधान रानी थी। हुड़ो युद्ध करने के पश्चात प्रभाकर वर्धन गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई तथा रानी यशोमती ने सरस्वती नदी के किनारे चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी या आत्मदाह कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो दक्कन सभा का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दक्कन सभा का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। गोखले ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया तथा प्रतिक्रियावादी या क्रांति तरीकों के इस्तेमाल को खारिज किया। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है हृदय स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। ये किया गया था ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे हृदय स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था, इसका एक नाम चैत्य भी है। स्तूप के 4 प्रकार परिभौगिक, शारीरिक, उद्देश्यिक और संकल्पित होते हैं। परिभौगिक, जिसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं पर, शारीरिक में बुद्ध व उनके प्रमुख शिष्यों के अस्थियों पर, उद्देश्य में बुद्ध के जीवन की घटना पर तथा संकल्पित श्रद्धालुओं द्वारा स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में किया था। यह ग्रंथ सैयद वंश एकमात्र समकालीन स्रोत है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था। उसने इस ग्रंथ को मुबारक शाह को समर्पित किया था।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि जैन ग्रंथ कुवल माला के लेखक कौन थे? तो जैन ग्रंथ कुवल माला के लेखक कौन है? ये है दोस्तों उत्तोनुन सूरी। उत्तोनुन सूरी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा।